ये सब करने के बाद मुझे इतनी शांति मिली जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। मैंने अपना सूटकेस उठाया, मुड़कर दरवाजे से बाहर निकला और अपनी एक नई और बेहतरीन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा। 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी। स्क्वायर में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आना पड़ा। नीचे इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर मेरे रूममेट्स हैरान रह गए और खुशी से बातें करने लगे। इतने सारे लोग, इसका मतलब है जो भी होने वाला है वो तुरंत पूरे स्कूल में फैल जाएगा। ये अच्छा ही है, वरना चैन झुके जाने के बाद भी लोग पीठ पीछे उसके बारे में बातें करते रहेंगे। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि टाइम हो गया, 8:59 हो गए हैं, चैनझू पहुंच चुका होगा, जल्दी करो। जो कार्ड्स फेंकने वाले हैं और जो फोटोज क्लिक करने वाले हैं सब रेडी हो जाओ, हमें चैनझू के फ्लाइट में बैठने से पहले उसे ये नजारा जरूर दिखाना है। उनकी बात खत्म होते ही 9 बजे का अलार्म बज उठा। 2 लड़के राइट और लेफ्ट साइड में अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए और विंडो पर रखे उन कार्ड्स के ढेरों को हवा में उड़ा दी। पल भर में ही वो सफेद कार्ड 16 फ्लोर की छत से हवा में तैरते हुए नीचे गिरने लगे। स्क्वायर में खड़े किसी कमजोर नजर वाले स्टूडेंट ने चिल्लाकर कहा, देखो स्नो गिर रही है, और सबने अपना सिर ऊपर उठा लिया। जैसे ही वो कार्ड्स नीचे गिरने वाले थे, लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगाई, ये देखने के लिए कि आखिर उन पर क्या लिखा है। और स्क्वायर के बिल्कुल बीच में खड़ी लिन चेनयू भी अपना सिर उठाकर ऊपर देख रही थी। उसके साथ खड़ी लड़कियां भी इस नजारे को देखकर हैरान थी। वाह, ये कितने सारे हैं, कम से कम 10,000 कार्ड्स होंगे। लू चेनझू ने सच में बहुत मेहनत की। अपनी सहेलियों की ये तारीफें सुनकर लिन चेनयू का दिल भी उम्मीदों से भर गया। उसने अपना हाथ ऊपर किया और एक कार्ड कैच कर ली। उसने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे पलटा, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लिखे वर्ड्स पढ़े, उसके चेहरे की स्माइल वहीं जम गई। उसके बगल में खड़ी सहेलियां उसे चिढ़ाने के लिए आगे आईं, लेकिन कार्ड पर लिखे वर्ड्स देखकर उनकी भी आंखें फटी रह गई और वो हकलाते हुए बोली, ये इम्पॉसिबल है, पक्का कोई गलती हुई है। वो उसे दिलासा देते हुए नीचे गिरे बाकी कार्ड्स उठाने लगी और लिन चेनयू को दिखाने लगी, लेकिन उन नए कार्ड्स पर भी बिल्कुल सेम चीज प्रिंट थी। लू चेनझू अब कभी लिन चेनयू को पसंद नहीं करेगा। अब सब लोग सच में घबरा गए थे। उन्होंने जल्दी से अपने बगल में खड़े लोगों के हाथ से कुछ कार्ड्स छीन लिए, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद उनके दिलों का डर और बढ़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये प्रपोजल है? ये क्या बकवास लिखी? कहीं किसी ने जानबूझकर गड़बड़ तो नहीं की है? वो लोग अभी भी बहाने बना ही रहे थे कि तभी भीड़ में खड़े बाकी लोगों के हाथ में भी कार्ड्स आ गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, लू चेनझू अब कभी लिन चेनयू को पसंद नहीं करेगा। अरे तो ये प्रपोजल नहीं था यार, सबको यहाँ बेवकूफ बनाकर बुलाया गया सिर्फ ये क्लियर करने के लिए। इतनी मेहनत से प्रमोशन किया, अब तो पूरे स्कूल को पता चल गया। लोगों की तेज होती इन आवाजों और बातों को सुनकर लिन चेनयू के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल जकड़ लिया हो। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सब कुछ ब्लैंक हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी और डर साफ दिखा जा सकता था। स्क्वायर में खड़े हजारों लोग पंजों के बल उठकर उसका रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहे थे और सबकी उम्मीदों के मुताबिक उसने अपने हाथ के कार्ड्स फेंक दिए और तेज कदमों से मेन बिल्डिंग की तरफ भागने लगे। तमाशा देखने वाले लोग भी तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगे। आखिरी कार्ड्स का बंडल नीचे फेंकने के बाद रूममेट्स भी जाने की तैयारी कर रहे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, सामने से लिन चेनयू आ गई। वो अपनी सहेलियों के साथ भागकर ऊपर आई और कुछ ही सेकंड्स में उनके पीछे तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ भी वहां आ गई। लिन चेनयू को देखकर रूममेट्स ने तुरंत उसे ताना मारना शुरू कर दी। ओहो, तो ये हमारी चिंगडा की स्कूल ब्यूटी है ना? क्या तुम कहती नहीं थी कि लू चेनझू तुम्हारे लायक नहीं है? तो फिर तुम इस बोरिंग से तमाशे में हिस्सा लेने क्यों आई हो? उनकी ये तानेबाजी सुनकर लिन चेनयू के हाथ कसकर मुट्ठी बन गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पूछा, क्या ये कार्ड्स तुम लोगों ने अपनी मर्जी से नीचे फेंके हैं? अपनी मर्जी शब्द सुनकर तीनों लड़के जोर से हंस पड़े। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ? ये सब लू चेनझू ने बहुत सारे पैसे खर्च करके प्रिंट करवाए थे और बहुत मेहनत से स्कूल तक लेकर आया था। हम तो बस उसका आखिरी काम पूरा करने वाले मजदूर हैं। ये सुनकर पीछे खड़े स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। लिन चेनयू को तो लू चेनझू पसंद नहीं था ना? अब जब उस लड़के ने हार मान ली है तो ये इतनी बेचैन क्यों हो रही? तुम्हें क्या पता, नॉवेल्स की लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि एक घमंडी लड़की का घमंड टूट गया है और अब वो अपने प्यार के पीछे भाग रही है। मुझे तो लगता है कि अगर वो अब रिग्रेट कर रही है तो वो इसी लायक है। जब उसने पहले 99 टाइम्स उसे इग्नोर किया तब वो क्या कर रही थी? लोगों की ये बातें लिन चेनयू के दिल में तीखे चाकुओं की तरह चुभ रही और उन्होंने उसके लंबे समय से चले आ रहे कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दी। इन 2 सालों में उसे लगा था कि वो मुझे पूरी तरह समझती है और मेरे थॉट्स और एक्शंस को इजीली कंट्रोल कर सकती, और आखिर हुआ भी वैसा ही। मेरे पिछले 99 प्रपोजल्स बिल्कुल वैसे ही खत्म हुए थे जैसे उसने सोचा था। उसे लगा था कि 100th टाइम सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरे और उसके बीच एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन जब उसे लग रहा था कि वो पूरी तरह जीत चुकी है, मैंने पूरी दुनिया के सामने उसे सबसे बड़ा झटका दिया। अब वो पहले की तरह शांत और केयरलेस होने का नाटक नहीं कर पा रही। उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी। लू चेनझू कहाँ है? प्रेसिडेंट सू ने उसके चेहरे को देखा। उनके होठों पर मजे लेने वाली एक स्माइल आई और उन्होंने हाथ उठाकर चिड़िया के उड़ने का इशारा की। प्रपोजल खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है वो उड़ गया। लू चेनयू को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन आखिरी 2 वर्ड सुनकर उसके दिल की धड़कन कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई। उड़ गया का मतलब क्या है? अचानक उसके मन में एक बहुत बुरा ख्याल आया।
उसने सामने खड़े लड़कों को धक्का दिया और छत की तरफ भागी। छत बिल्कुल खाली थी, वहां कोई नहीं था और सीढ़ियों और एलिवेटर में लोगों की इतनी भीड़ थी कि मेरा नीचे जाना इम्पॉसिबल था। क्या लू चेंसो आज स्कूल नहीं आया था? ये एहसास होते ही वो बुरी तरह घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आखिरकार मेन बिल्डिंग में फंसी सारी भीड़ को बाहर निकाला। अपनी सहेलियों के सहारे लिन चैन्यू नीचे आई। उसने देखा कि 7-8 स्वीपर्स जमीन से वो कार्ड्स साफ कर रहे थे। वो बिना कुछ सोचे नीचे झुकी और एक कार्ड उठाया जिस पर जूतों के निशान छपे थे। अब जब उसने उन वर्ड्स को देखा तो उसकी फीलिंग्स बदल चुकी थी। उसका गुस्सा और हैरानी अब एक कभी ना खत्म होने वाले डर और घबराहट में बदल चुके थे। कुछ नहीं होगा चैन्यू, लू चेंजो ने ये सब पक्का उस सस्पेंशन वाले मामले के गुस्से में किया होगा। तुम वापस जाओ और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। अपने दिल की सारी बातें उसे बता दो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तुम्हें पक्का माफ कर देगा। हाँ, उसने तुम्हें 2 साल चेज किया है और 99 टाइम्स प्रपोज किया है। इस बार वो पक्का बस ऐसे ही गुस्सा दिखा रहा है। तुम उसे थोड़ा सा मना लोगी तो वो मान जाएगा। हालांकि सब लोग उसे पॉजिटिव बातें बोलकर समझा रहे थे, लेकिन लिन चैन्यू के सिक्स्थ सेंस उसे बता रही थी कि इस बार सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग है। वो अपनी उस घबराहट को रोक नहीं पा रही थी और उसे अपनी सहेलियों की बातें भी शोर लग रही थी। परेशान होकर वो सीधा कार ड्राइव करके अपार्टमेंट की तरफ निकल गई। वो मुझे ढूंढकर सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। 10:30 पर उसने अपनी कार पार्क की और जैसे ही सोसाइटी के गेट पर पहुंची उसने डस्टबिन साफ करने वालों को देखा। अचानक उसे कल रात का वो सीन याद आ गया जब मैं जमीन पर बैठकर कुछ जला रहा था। उस वक्त भी उसे लगा था कि कुछ अजीब है, लेकिन उसने मुझसे पूछा नहीं। अब वो देखना चाहती थी कि आखिर मैंने क्या जलाया था, लेकिन गार्ड ने वहां नया डस्टबिन रख दिया था। क्लीनिंग ट्रक दूर जा चुका था तो मजबूरन लिन चैन्यू हाथ में वो कार्ड लिए ऊपर चली गई। एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही वो सामने रखे कुछ बड़े लगेज बॉक्सेस के कारण अंदर ही फंस गई। पास खड़े लड़के ने देखा कि वो बाहर नहीं आ पा रही है तो उसने जल्दी से सॉरी बोला और लगेज हटाने लगा। लिन चैन्यू ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई नया नेबर है जो पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंची उसने देखा कि सामने वाला दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने हाथ उठाकर नॉक किया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। इस अजीब सन्नाटे की वजह से लिन चैन्यू की भौएं सिकुड़ गईं। वो बस दरवाजा खोलकर अंदर देखने ही वाली थी कि पीछे से एक लड़के की आवाज आई, हेलो, मैं 1705 का नया ओनर हूँ, अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। 1705 सुनकर लिन चैन्यू ने बिना सोचे दरवाजे की नेम प्लेट पर देखा। अगले ही पल वो एक मूर्ति की तरह वहीं जम गई। वो लड़का अपना लगेज लाते हुए बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, लेकिन लिन चैन्यू ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो अचानक मुड़ी और उसकी नजरें उसके लेफ्ट साइड वाले दरवाजे पर टिक गई। 1705 का डोर नंबर, 1705 का नया ओनर, तो पुराना ओनर कहाँ गया? एजेंट ने बताया कि वो आज सुबह ही शिफ्ट हो गए। क्या आप उन्हें जानती हैं? क्या आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं? ऐसा लग रहा था कि उन्हें जाने की बहुत जल्दी थी। उन्होंने इस अपार्टमेंट का प्राइस बहुत कम रखा था तो मैंने जल्दी से इसे खरीद लिया। मैं उन्हें एक बार थैंक यू बोलना चाहता था। इन कुछ शब्दों ने लिन चैन्यू का दिमाग सुन कर दिया। काफी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद उसे अचानक होश आया। वो साइड हुई और उसने उस आधे खुले दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। रूम पूरी तरह खाली था। कुछ फर्नीचर को छोड़कर वहां कोई भी पर्सनल चीज नहीं थी। वो कमरा एक नए घर की तरह एकदम साफ था। उस लड़के ने लिन चैन्यू के पीले पड़ते चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी दांत दिखाते हुए हंस रहा था। साफ है ना? एजेंट ने बताया कि उस भाई ने 3 दिन तक सफाई की। क्योंकि सारा सामान ले जाना मुश्किल था तो उसने बहुत सी चीजें फेंक भी दी। लिन चैन्यू को याद ही नहीं था कि वो अपने घर वापस कैसे पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को दरवाजे के पास जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसके पैरों में कोई जान नहीं बची थी और वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी जैसे अभी अभी पानी से निकाली गई हो। उसने अपना फोन निकाला, वी चैट पर मेरी प्रोफाइल ओपन की और कांपते हाथों से कुछ वर्ड्स टाइप किए। तुम यहाँ से शिफ्ट क्यों हो गए? जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया स्क्रीन पर एक लाल निशान आ गया। उस लाल निशान को देखकर उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए वहीं टिक गईं। फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने कुछ और मैसेजेस सेंड किए, लेकिन हर बार वही सेम फेल्ड मैसेज की वार्निंग आई। फोन की स्क्रीन को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो और उसकी सांस रुकने लगी। जैसे ही उसकी सांस रुकने वाली थी फोन बजा। उसने अपना हाथ हटाया और फोन उठाया। तभी उसे अपनी रूममेट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, चीएनयू, गड़बड़ हो गई, लू चेंजू इटली चला गया है। मैंने अभी अभी नोटिस बोर्ड पर एक्सचेंज स्टूडेंट लिस्ट में उसका नाम देखा है। ये बात लिन चीएनयू के दिल में किसी बिजली की तरह गिरी और एक तूफान ले आई। उसने कैबिनेट पकड़कर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके सुन्न पड़े पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो सीधे सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी और उसका माथा दीवार के कोने से जोर से टकराया। वहां एक गहरा घाव हो गया और खून तेजी से बहने लगा। पास गिरे फोन से घबराई हुई आवाजें आ रही थी, तुम्हें क्या हुआ है? हम अभी आ रहे हैं। लिन चीएनयू के पास अब इन बातों को समझने का टाइम नहीं था। उसने अपना हाथ उठाकर अपने घाव को दबाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग को चींटियां कुतर रही हों। वो नसों का दर्द बर्दाश्त से बाहर था। वो सिकुड़कर गोल हो गई और उसके गले से दर्द भरी कराह निकलने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में बस वही एक लाइन चल रही थी जिसे उसने आज ना जाने कितनी बार पढ़ा था और जो उसके दिल पर छप चुकी थी, लू चेंजू अब कभी लिन चीएनयू को पसंद नहीं करेगा। लिन
चिएन्यू को बहुत गहरी चोट आई थी। किस्मत से उसकी जान बच गई, लेकिन उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि 3 दिन बीत चुके हैं। उसकी सहेलियों ने उसके बेड के पास खड़े होकर चैन की सांस ली और फिर उसे बताने लगी कि उसके बेहोश रहने के दौरान क्या क्या हुआ था। जो खबर उन्हें मिली थी उसके हिसाब से लू चेंजू 3 दिन पहले ही इटली पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक उसके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई थी। सुना है कि लिस्ट पब्लिक होने के बाद किसी ने स्कूल में उसकी कंप्लेन कर दी कि उसने अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम में चीटिंग की थी, इसलिए उसका एक्सचेंज प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। अगर उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो उसे पक्का वापस आना पड़ेगा। चिएन्यू, तुम टेंशन मत लो, वो कहीं भाग नहीं सकता। लिन चिएन्यू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अभी इस शॉकिंग न्यूज से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि दरवाजे पर नॉक हुआ। एक रूममेट भागकर दरवाजा खोलने गई और बाकी तीनों हैरानी से देखने लगी। उन्होंने देखा कि फेमस प्रोफेसर जांग बहुत गुस्से में अंदर आए। उन्होंने बेड पर लेटी लिन चिएन्यू की तरफ एक नजर देखा। उनका वो बिना कुछ कहे डराने वाला ऑरा ऐसा था कि कोई उनसे आंख नहीं मिला पा रहा था। तुम ही लिन चिएन्यू हो ना? सुना है चेंजू और जू यानचू वाले चीटिंग केस में तुमने ही गवाही दी थी। मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर रूममेट्स वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई और तुरंत वार्ड से बाहर चली गईं। धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को देखते हुए लिन चिएन्यू ने हल्का सा अपना सिर उठाया। हाँ, मैंने ही गवाही दी थी। ये जवाब सुनते ही प्रोफेसर जांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, चेंजू ने मुझे बताया कि तुमने झूठी गवाही दी है। इतने बड़े मामले में तुमने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता भी है कि इसका उसके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऑफिशियल नोटिस आ गया और ऊपर से जो कंट्रोवर्सी तुम्हारे कारण इंटरनेट पर हुई थी उसे मिला दें तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या इन 2 सालों में उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हो? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर उन्हें सच बताओ। ये बातें सुनकर लिन चिएन्यू का दिमाग सुन्न हो गया और उसका दिल घबराहट से तेज धड़कने लगा। उस वक्त वो बस इस बात से गुस्सा थी कि मैंने क्लब पार्टी में उसे चूज नहीं किया था। वो बस मुझे माफी मांगने पर मजबूर करना चाहती थी, इसलिए उसने टीचर जाओ से झूठ बोला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हों। उसने अपने माथे की चोट की परवाह किए बिना स्ट्रगल करके उठने की कोशिश की ताकि वो प्रोफेसर जैंग के साथ स्कूल जाकर सच बता सके। जैसे ही वो दोनों वार्ड से बाहर निकले, हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें रोक लिया। डॉक्टर्स उसे जाने नहीं देना चाहते थे और उसे समझाने लगे, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी और स्कूल जाने की जिद पकड़ ली। प्रोफेसर जैंग ने पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड को कांटेक्ट कर लिया था। लिन चिएन्यू ने डिजाइन कॉलेज के डीन और टीचर जाओ के सामने मान लिया कि चीटिंग जो यानचू ने की थी। जो यानचू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक ऐसे पलट जाएगी। वो तुरंत घबरा गई और रोते हुए बोलने लगी कि उसने कुछ नहीं किया। टीचर जाओ को भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी गवाही ऐसे बदल देगी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर ट्रस्ट करें। लिन चिएन्यू ने एकदम कोल्ड फेस के साथ अपना फोन अनलॉक किया और एक फोटो निकाली। ये एक लेटर है जो यानचू ने पहले मुझे अपने हाथों से लिखा था। थोड़ी देर में मेरे फैमिली मेंबर्स इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएंगे। आप इस लेटर की हैंडराइटिंग और उस चीट शीट की हैंडराइटिंग मैच कर सकते हैं। ये सुनकर यानचू फूट फूट कर रोने लगी। चिएन्यू, मैं यानचू हूँ। क्या तुम भूल गई कि हम साथ बढ़े हुए हैं? ये मामला खत्म हो चुका था। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लिन चिएन्यू ने देखा कि इतने सॉलिड प्रूफ के बाद भी वो मुकरने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में एक गहरी नफरत आ गई। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैं बस पहले एक्टिंग कर रही थी। अब मेरा एक्टिंग करने का मन नहीं है तो जाहिर है कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। अगर तुमने ये किया है तो तुम्हें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसके इतना कहते ही लिन फैमिली के लोग वो ओरिजिनल लेटर लेकर आ गए। जब एक एक लेटर मैच किया गया तो ये साफ हो गया कि चीट शीट पर हैंडराइटिंग यानचू की ही थी। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और पूरे स्कूल में सच अनाउंस करने का फैसला किया। क्योंकि इस इंसिडेंट का बहुत बुरा असर पड़ा था, इसलिए यानचू को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया और ये बात उसके परमानेंट रिकॉर्ड में डाल दी गई। जब सब कुछ सेटल हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था। लिन चिएन्यू दीवार का सहारा लेते हुए बाहर आई और उसने प्रोफेसर जैंग को रोका। प्रोफेसर जैंग, क्या चेंजू को पता है कि यहाँ क्या हुआ? हालांकि मामला पूरी तरह से सॉल्व हो गया था, लेकिन प्रोफेसर जैंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और वो अभी भी उससे चिढ़े हुए थे। वो लगभग एक्सपेल होने वाला था, तो उसे कैसे नहीं पता होगा? क्या तुम्हारे दिमाग में सच में चोट लग गई है? इस तरह डांट खाने के बाद लिन चिएन्यू को और भी बुरा लगा, लेकिन वो फिर भी कुछ पूछना चाहती थी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्या वो वापस आएगा? ये एक्सचेंज प्रोग्राम पूरे डिजाइन कॉलेज में सिर्फ एक ही था और चेंजू ने इसे अपनी मेहनत से हासिल किया था। वो इटली में 3 साल तक अपनी स्टडीज पूरी करेगा और वापस आने के बाद उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। वो वापस क्यों आएगा? और वैसे भी क्विंगडा में तुम्हारे जैसे लोग हैं, अगर वो वापस नहीं आएगा तो कम से कम उसे तकलीफ तो नहीं सहनी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता कि वो इतना अंधा है कि तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद करेगा तो मैंने उसे उसी वक्त समझाया होता कि पार्टनर चुनते वक्त अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। जब मुझे प्रोफेसर जैंग का सब कुछ ठीक होने वाला कॉल आया, मैं बीच पर सन बात ले रहा था। मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर ने लिन चिएन्यू से सच कैसे उगलवाया, लेकिन मैंने उन्हें दिल से थैंक यू कहा। प्रोफेसर जैंग ने मुझे कुछ और एडवाइस दी और फिर अपनी मीटिंग के लिए चले गए। मैंने अपने बगल में रखा जूस पिया और आराम से अपनी बीच चेयर पर लेट गया। 3 दिन
दिन पहले मैं इटली पहुंचा था और मेरा प्लान सीधा एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने का था, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरिफिकेशन के लिए चाइना कॉल किया और अचानक मुझे बताया कि मेरे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है और अभी प्रोसेस नहीं हो सकता। मैंने अपने रूममेट से पूछा, तब मुझे पता चला कि किसी ने छुपकर मेरी कंप्लेन की है। इसलिए मैंने प्रोफेसर जैंग को कांटेक्ट किया, उन्हें सारी बात बताई और उनसे हेल्प मांगी। हालांकि प्रोफेसर जैंग चिंगडा के बहुत रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, लेकिन मुझे पता था कि इस सिचुएशन को क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा और मैं किसी भी तूफान का सामना करने के लिए रेडी था। सच कहूं तो लिन चियान्यू से मिलने के बाद से मेरा स्ट्रेस सहने का लेवल बहुत बढ़ गया था। अब जब मैं एक्सपेल होने जैसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, तब भी मैं एकदम चिल था। यहाँ तक कि मैंने रातों रात ही फ्लाइट टिकट बुक की और वेकेशन के लिए बीच पर आ गया। अब जब सब कुछ सॉल्व हो गया था तो मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो गया और सोचने लगा कि वापस जाकर अपने एडमिशन के बचे हुए काम कब पूरे करूं। मैं फ्लाइट सर्च कर ही रहा था कि तभी हॉस्टल ग्रुप चैट पर एक नोटिफिकेशन आया, चेंजू, अभी लिन चियान्यू हॉस्टल आई थी और तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही थी। वो कह रही थी कि उसे माफी मांगनी है, लेकिन हम उसके धोखे में नहीं आने वाले, तुम टेंशन मत लो। हमने उसे एक नंबर भी नहीं दिया। तुम्हें नहीं पता वो अभी कितनी कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके सिर पर पट्टियां बनी हुई थी। सुना है कि वो पिछले 2 दिन से आईसीयू में थी। सच में कर्मा इज रियल, वो इसी लायक है। इन मजेदार बातों को पढ़कर मेरे दिमाग में तुरंत वो सीन आ गया जब लिन चियान्यू मेरा नया नंबर मांग रही होगी और उसे मना कर दिया गया होगा। मेरे होठों पर एक स्माइल आ गई। मैंने ग्रुप में एक बड़ा सा रेड एनवेलप भेजा और लिखा, इन दिनों मेरी हेल्प करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो गया है। जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे और मैं चाइना वापस आऊंगा तो मैं आप सबको ट्रीट दूंगा और पर्सनली थैंक यू कहूंगा। मिलान वापस जाने की सबसे अर्ली फ्लाइट बुक करने के बाद मैंने अंगड़ाई ली और खड़ा हो गया। मैं उस सॉफ्ट बीच पर चलते हुए अपने होटल की तरफ जाने लगा। इस बार एडमिशन का प्रोसेस एकदम स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपने हाथ में ऑफिशियल स्टैंप लगे डॉक्यूमेंट्स और अपना नया स्टूडेंट आईडी कार्ड देखा और मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई। क्या आप हॉस्टल में रहेंगे या अपना अपार्टमेंट ढूंढेंगे? मैंने पहले ही एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले क्राउडेड हॉस्टल्स में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आने से पहले ही स्कूल के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया था। मैं तुरंत अपना लगेज लेकर वहां चला गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने अपने सामने सीढ़ियां देखी और अपने भारी सूटकेस को उठाने की कोशिश की और एक लंबी सांस ली। मैं सोच ही रहा था कि क्या मुझे पैसे देकर किसी से हेल्प लेनी चाहिए कि तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे पास आई। उसने इंग्लिश में मुझसे पूछा कि क्या मुझे हेल्प चाहिए। मैंने जल्दी से सिर हिलाकर हाँ कर दी। उस खूबसूरत लड़की ने मेरा लगेज उठाने में हेल्प की और हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी कर दिया था। मैंने थोड़ा झुककर उसे थैंक यू कहा, लेकिन उसने अपनी लाल हो चुकी हथेलियां दिखाई और मजाक करते हुए बोली, मैंने तुम्हारी हेल्प की है, क्या सिर्फ एक थैंक यू काफी होगा? अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे सकते हो? ये सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि मैंने अपनी पॉकेट्स में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई कार्ड नहीं मिला। मैंने बहुत सॉरी फील करते हुए कहा, सॉरी मेरे पास कार्ड नहीं है। तभी उसने पता नहीं कहां से एक पेन निकाला और अपना हाथ मेरे सामने कर दिया। प्लीज अपना फोन नंबर मेरे हाथ पर लिख दो। मैं कुछ सेकंड्स के लिए झिझका, लेकिन फिर मैंने पेन लिया और उसके हाथ पर अपना नंबर लिख दिया। नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मैं कई दिनों तक बिजी रहा और आखिरकार मैंने घर को अच्छे से सेट कर लिया। रात को मुझे एक मैसेज मिला कि इस बैच के सभी इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग पूरी हो चुकी है और कल ऑडिटोरियम में एक वेलकम सेरेमनी होगी। मैंने टाइम नोट कर लिया और अगले दिन सुबह जल्दी घर से निकल गया। इन कुछ दिनों में जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं स्कूल में घूमता था, लेकिन स्कूल बहुत बड़ा था और सारी बिल्डिंग्स एक जैसी ही दिखती थी, इसलिए मैं रास्ता भूल गया। टाइम होने ही वाला था और मैं किसी से रास्ता पूछने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। एक अननोन नंबर था। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने पिक कर ली। मुझे एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा था कि ये किसकी आवाज है। मैं अभी कंफ्यूज ही था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सिल्विया थी, वही खूबसूरत लड़की जिसने कुछ दिन पहले मेरी हेल्प की। वो स्माइल करते हुए मुझे हाय कह रही थी और उसका फोन अभी भी उसके कान पर था। तब मुझे समझ आया कि ये उसका नंबर था। मेरे चेहरे पर एक सरप्राइज भरा एक्सप्रेशन आ गया। हम दोनों एक साथ हंस पड़े। तुम कहाँ खोए हुए हो? मैंने सच सच बता दिया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। ऑडिटोरियम का नाम सुनकर उसने तुरंत कहा कि उसे भी वहीं जाना है और वो मुझे रास्ता दिखा सकती है। मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मुझे उस पर कोई शक नहीं हुआ। हम दोनों एक भूल भुलैया जैसे कॉलेज कैंपस में घूमते हुए हंसते बोलते जा रहे थे। करीब 10 मिनट चलने के बाद सिल्विया ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम पहुंच गए। मैंने अपना फोन निकालकर चेक किया और वो बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी एलुमनाई ने फोटो में भेजी थी। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर सिल्विया को थैंक यू कहा। ये वेलकम सेरेमनी 2 घंटे तक चली। जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर आया तो मेरी कमर दर्द करने लगी। मैं सोच ही रहा था कि लंच कहाँ करूं, तभी अचानक मेरे सामने कोई आ गया। सिल्विया ने स्माइल करते हुए मुझे हाय कहा और मेरे लंच प्लान के बारे में पूछा। मैं खुद इस बात को लेकर परेशान था। उसने मेरी परेशानी समझ ली और एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करते हुए मुझे साथ चलने के लिए इनवाइट किया। मैं मान गया और उसके साथ स्कूल से बाहर निकल गया। जब हम रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पहुंचे तब मैंने देखा कि ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। मेरी आंखों में थोड़ी हैरानी दिखी। क्या तुम मुझे चाइनीज फूड खिलाना चाहती हो? क्या तुम्हें ये खाना पसंद आएगा? मैंने सुना है कि तुम लोगों को यहाँ का खाना जल्दी सूट नहीं करता। मैं चाहती थी कि आज हमारा लंच बहुत अच्छा रहे और मैं भी चाइनीज फूड ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी केयरिंग होगी, इसलिए मैं उसकी बात टालना नहीं चाहता था। तो ठीक है, यही रेस्टोरेंट सही रहेगा। मैं भी यहाँ का होस्ट ही हूँ, तो ये मील मेरी तरफ से होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पहला चाइनीज फूड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। हम बातें करते हुए रेस्टोरेंट के अंदर गए और एक सीट ढूंढकर बैठ गए। सिल्विया के चीयरफुल और पोलाइट नेचर की वजह से हमारा लंच बहुत मजेदार रहा। हमने ईस्ट और वेस्ट के कल्चर डिफरेंसेस के बारे में बात की और स्कूल में होने वाली मजेदार चीजों पर डिस्कस किया। हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। लंच के बाद सिल्विया मुझे मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ने आई। जाते वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी सी। क्या मैं तुम्हें इस वीकेंड
वीकेंड एक आफ्टरनून टी के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? वीकेंड पर मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं खुशी खुशी चला गया और सिल्विया के साथ एक गार्डन कैफे में बैठकर बातें करने लगा। झील के पास से सफेद कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और एक पंख धीरे से मेरे सिर पर आ गिरा। सिल्विया ने देखा और हंसते हुए उसे हटाने के लिए खड़ी हुई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत क्लोज हों। मैंने अपनी हंसती हुई आंखें ऊपर की और कहा, थैंक यू। मैंने जैसे ही ये कहा, मेरी नजर अचानक बाईं तरफ गई और मेरी आंखें वहीं जम गई। वो औरत जो दरवाजे पर खड़ी थी, जिसके माथे पर पट्टी बंधी थी और जिसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, वो मुझे लिन कियान यू जैसी क्यों लग रही थी? मैं उसे ध्यान से देख भी नहीं पाया था कि वो औरत गुस्से से मेरी तरफ आने लगी। उसने अपनी खून से लाल हो चुकी आंखों से नीचे रखे टेस्टी केक्स को देखा और उसकी नजरें हम दोनों के बीच घूमने लगी। ये कौन है? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर मुझे पक्का हो गया कि ये लिन कियान यू ही है। मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे उसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे पता था कि एक न एक दिन वो मेरे पीछे इटली जरूर आएगी। आखिरकार लिन कियान यू की नजरों में मैं उसका एक ऐसा शिकार था जिसे वो आसानी से पकड़ सकती थी। वो मुझे अपनी नजरों से दूर भागने नहीं दे सकती थी। मैं उसे दोबारा फेस करने के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मैं एकदम शांत। मेरी नई दोस्त है, कोई काम है क्या? दोस्त? कैसी दोस्त? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? आखिरी कुछ शब्द लिन कियान यू ने दांत पीसते हुए कहे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी चोट के साथ हजारों मील दूर मुझे सब कुछ सच बताने आएगी और मुझे किसी और लड़की के साथ डेट करते हुए देखेगी। तुम्हें विदेश आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने नई लड़की ढूंढ ली। क्या तुम वो नहीं हो जिसने 2 साल तक मुझे प्यार किया और 99 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद भी हार नहीं मानी? क्या ये तय नहीं हुआ था कि 100 टाइम हम साथ होंगे? वो अपनी बात से क्यों मुकर गया? तुमने अपने वादे तोड़ दिए। मैंने उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। पुरानी बातें दोबारा छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पीछे भागना सच में कोई इज्जत की बात नहीं थी। अगर मैं भूल गया तो क्या हुआ? क्या मुझे भूल नहीं जाना चाहिए था? तुम्हारे पास इस खूबसूरत चेहरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। क्या इसके लिए भी मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मेरी इन बातों ने लिन कियान यू की बोलती बंद कर दी। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ शक था। चेंसू, इन कुछ दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हमने तो तय किया था ना। इन दिनों मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मैं अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छी नींद ले रहा हूँ और तुम्हारी मेहरबानी से मेरे पास घूमने का भी टाइम है। लेकिन तुम्हारे अचानक आ जाने से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है तो प्लीज इस कैफे से बाहर चली जाओ। सच कहूँ तो तुम मेरी और इस ब्यूटीफुल लेडी की डेट खराब कर रही हो। ये कहते वक्त मेरा टोन एकदम हल्का था, जैसे मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल बात हो। मेरे इस कोल्ड एटीट्यूड को देखकर लिन कियान यू का पहले से उतरा हुआ चेहरा और भी सफेद पड़ गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब सच में सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पहले मुझसे गलती हुई थी। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए था। आई एम सॉरी चेंसू, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? उसके कांपते हुए हाथों को देखकर मैंने अपनी भौहें उठाई और ताना मारते हुए कहा, मैं स्कूल ब्यूटी की माफी डिजर्व नहीं करता। तुम टेंशन मत लो, अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। मेरी आंखों में ये डिटर्मिनेशन देखकर लिन कियान यू समझ गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत घबरा गई और उसने अनजाने में ही मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे चेहरे पर सिकन आ गई। सिल्विया को हम दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि हम बस दोस्त हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा हाथ लाल हो गया है तो वो जल्दी से खड़ी हुई और मुझे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लिन कियान यू के लिए ये एक खुला चैलेंज जैसा था। उसने बिना सोचे सिल्विया का हाथ झटक दी। सिल्विया धक्का लगने से कुछ कदम पीछे लड़खड़ाई। लिन कियान यू ने उसे बहुत ठंडी नजरों से घूरा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ खींचने लगी। सिल्विया ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। जब उसने देखा कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता तो उसने आकर सीधा लिन कियान यू के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया और अगले ही पल दोनों आपस में बुरी तरह लड़ने लगी। बहुत से कस्टमर्स डर गए कि कहीं उन्हें भी चोट ना लग जाए, इसलिए वो बाहर भागने लगे। सेकंड फ्लोर पर मौजूद ओनर ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने आकर उन दोनों को अलग किया जो गुस्से में पागल हो चुकी थी और दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई। लिन कियान के सिर की पट्टी खुल गई थी, जिससे उसका वो भयानक घाव दिखने लगा था। उसे देखकर पुलिस को भी डर लग रहा था और उन्हें लगा कि सिल्विया एक बीमार इंसान के साथ मारपीट कर रही थी। सिल्विया बार बार खुद को डिफेंड कर रही थी और चोट खाई लिन कियान यू भी पीछे नहीं हट रही थी। वो जिद कर रही थी कि पहले सिल्विया ने हाथ उठाया था। दोनों काफी देर तक बहस करती रहीं। पुलिस के कान पक गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि किसकी गलती है। आखिरकार हार मानकर उन्हें इकलौते चश्मदीद गवाह यानी मुझसे पूछना पड़ा, क्या आप बता सकते हैं कि वहां असल में क्या हुआ था? ये सवाल सुनते ही दोनों तुरंत मुड़ी और बहुत उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उठाया, लिन कियान यू की तरफ इशारा किया और कहा, पहले इसी ने उसे धक्का दिया था। ये सुनकर लिन कियान यू वहीं जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तो बस उसे हल्का सा धक्का दिया था, पहले थप्पड़ उसने मारा था। चेंजो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बात यहीं रुक गई। लिन कियान यू के दिमाग की बत्ती जली और उसे एक झटके में समझ आ गया कि मैंने ऐसा क्यों कहा। वो मुझसे बदला ले रहा था। वो चाहता था कि मैं भी बिना किसी गलती के झूठे इल्जाम सहने का दर्द फील करूं। ये बात समझ आने के बाद वो
एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पुलिस को चाइनीज समझ नहीं आ रही थी तो उन्होंने मुझसे ट्रांसलेट करने को कहा। मैंने सीधा सीधा हमारे रिश्ते से पल्ला झाड़ लिया। मैं सिल्विया के साथ लंच कर रहा था और ये अचानक वहां आकर तमाशा करने लगी। ये मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जबरदस्ती वहां से ले जाना चाहती थी और फिर इसने धक्का दे दिया जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लिन कियान यू के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। उसने अपना मुंह खोला और एक बेजान फटी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम अब कभी मेरी साइड नहीं लोगे? मैंने तिरछी नजरों से उसे देखा और एक ठंडी स्माइल के साथ कहा, मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं हमेशा सिर्फ सच का साथ दूंगा। लिन कियान यू ने फिर भी हार नहीं मानी और एक और सवाल पूछा, अगर आज उसने मुझे पहले धक्का दिया होता तो क्या तुम तब भी सच बोलते? क्या ये भी पूछने वाली बात है? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या हम इतने क्लोज हैं? सिल्विया अभी छोटी है और बहुत सेंसिटिव है। मैं जाहिर सी बात है अपनी दोस्त का ही साथ दूंगा। ये बात बोलकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसका रिएक्शन क्या था। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। मेरी गवाही और तुरंत मंगवाई गई सीसीटीवी फुटेज की वजह से सच जल्दी ही सबके सामने आ गया। एक फॉरेन नेशनल होने के बावजूद तमाशा करने के जुर्म में लिन कियान यू को हिरासत में ले लिया गया। मैंने सिल्विया के बाहर आने का वेट किया और उसे थैंक यू कहने के साथ साथ सॉरी भी कहा। उसने हाथ हिलाते हुए कहा कि उसे इन छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे उसने कहा कि आज की डेट खराब हो गई इसलिए वो अगले हफ्ते फिर से मिलना चाहती है। मैंने बहुत ध्यान से सोचा। हालांकि सिल्विया सच में बहुत खूबसूरत है लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुझे लगा कि वो अभी उतनी समझदार और मैच्योर नहीं है। मुझे पता था कि लिन कियान यू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और मैं सिल्विया को इसमें घसीटना नहीं चाहता था और ना ही दोबारा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना चाहता था। मैं समझ सकता था कि सिल्विया के दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी लेकिन अब मैं इमोशंस में बहकर फैसले नहीं लेता, इसलिए आखिर में मैंने पोलाइटली मना कर दिया। अगले 15-20 दिनों तक मुझे लिन क्वान यू कहीं नहीं दिखी। मेरी लाइफ फिर से ट्रैक पर आ गई। बाद में सिल्विया ने मुझे 2 बार और इनवाइट किया लेकिन मेरे मना करने के बाद हमारा रिश्ता वहीं खत्म हो गया। मुझे इस थोड़े टाइम के कनेक्शन के टूटने का कोई दुख नहीं। इस विदेश में मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी इसीलिए मैं जल्दी ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में मिक्स हो गया। जब मैं लिन क्वान यू नाम के इंसान को लगभग भूलने ही वाला वो अचानक फिर वापस आ गई। वो स्कूल में गुलाब और गुब्बारों से भरी एक गाड़ी लेकर आई और मेरा रास्ता रोक लिया। चारों तरफ से लोग हैरानी से देख रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। लिन क्वान यू को मेरे एक्सप्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे अपने दिल की बात कह दी, चेंजो अगर मैं भी 100 टाइम्स तुम्हें प्रपोज करूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? अगर मैं कुछ महीने पहले वाला इंसान होता तो ये बातें सुनकर खुशी से रो पड़ता लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कितना चीप ड्रामा है और कितने क्रिंजी डायलॉग्स हैं। उस वक्त मुझ पर कौन सा भूत सवार था कि मैंने सबके सामने इतनी बार उसे ऐसे प्रपोज किया था। उन पुरानी बातों को याद करके मुझे दुख नहीं होता बल्कि खुद पर शर्म आती है कि मैंने ये सब कैसे किया। इस वक्त मेरे सामने खड़ी लड़की क्या कह रही थी मैंने एक वर्ड भी नहीं सुना। काफी देर तक कोई जवाब ना मिलने पर लिन क्वान यू और घबराने लगी। वो बेचैन हो गई और टेंशन में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने सीधा उसकी नजरों को इग्नोर किया, पीछे मुड़ा और दूर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर बुलाया, हाय गुचिंग शुए, गुसीची, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लिन क्वान यू ने मेरी नजरों का पीछा किया। तब उसे समझ आया कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। ये देखकर लिन क्वान यू का दिल जैसे जम सा गया। लिन क्वान यू, चेंजो। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि गुचिंग शुए नाम की वो लड़की मेरे पास आई। उसकी आवाज बहुत फ्रेंडली थी। हम कैंपिंग पर जाने का प्लान कर रहे हैं चेंजो, क्या तुम भी चलोगे? मौसम बहुत अच्छा था, वीकेंड का कोई प्लान नहीं था और सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं था इसीलिए मैं तुरंत राजी हो गया। मैंने हंसते हुए उससे आज रात के प्लान्स के बारे में पूछा। हम दोनों ने लिन क्वान यू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, बस आपस में बातें करते हुए कैंपिंग ग्रुप में शामिल हो गए। हम सबको दूर जाता देखकर लिन क्वान यू का चेहरा बुरी तरह सफेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और गुचिंग शुए को बहुत जलन और नफरत भरी नजरों से देखने लगी। लिन क्वान यू हमारे पीछे पीछे शहर से बाहर तक आ गई। नदी के उस पार से वो साफ देख सकती थी कि हमारे बीच क्या हो रहा है। 7-8 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे। वो हमारे बीच नहीं आ सकती थी इसीलिए वो दूर से ही देखती रही लेकिन मुझे जितना देखती उसका दिल उतना ही भारी होता जा रहा था। मैं जो कुछ भी कर रहा था वो गुचिंग शुए नाम की लड़की हमेशा मेरे आसपास ही थी। मेरे और उसके बीच कभी भी 10 कदम से ज्यादा की दूरी नहीं हुई और हम लगातार करीब आ रहे थे। ये क्लोजनेस बाकी लोगों जैसी नॉर्मल नहीं थी। ये देखकर लिन क्वान यू की आंखें जलन से लाल हो रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आकर सीधा मुझे वहां से खींच ले जाए। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता और खराब हो, इसीलिए वो आग में घी डालने वाला कोई काम नहीं कर सकती थी। उसे अपने दिल को जला रही उन सभी फीलिंग्स को दबाना पड़ा और खुद को काम रहने के लिए मनाना पड़ा। उसने लगातार 6 घंटे तक सब कुछ बर्दाश्त किया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हमने बॉनफायर जलाई और बहुत मजे से पार्टी कर रहे थे। वहां बहुत शोर था और मुझे इतनी आवाज की आदत नहीं थी इसलिए मैं ताजी हवा खाने अकेले नदी के पास चला गया। मौका देखकर लिन क्यान यू मेरे पास आ गई। चेंजो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी मुझे उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मेरी टोन थोड़ी रूखी थी। सॉरी, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर मैं जाने ही वाला था कि लिन क्यान यू घबरा गई। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट थी, मुझे बस कुछ मिनट्स दे दो। चेंजो,
कुछ बातें हैं जो मैं बहुत पहले से कहना चाहती थी। ये सुनकर मैंने आखिरकार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरा एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। बहुत पहले से क्या बात? कहीं ये वो बकवास तो नहीं कि तुम्हें मुझसे 2 साल पहले ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था? आखिरी बात कहते हुए मेरी आवाज में एक मजाक उड़ाने वाला टोन था। लिन कैनियो को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो सुन्न पड़ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सीक्रेट जो उसने इतने अच्छे से छुपा कर रखा था वो मेरे मुंह से सुनेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कैसा फील कर रही है। मेरे चेहरे पर वो ताने वाली स्माइल और गहरी हो गई। लिन कैनियो, जरा खुद सोचो, जो तुम बोल रही हो, मेरी बात छोड़ो, क्या कोई और इंसान, यहाँ तक कि तुम खुद भी इस बात पर यकीन करोगी? ऐसा कौन सा वन साइडेड लव है जो 2 साल तक एकदम परफेक्टली छुपाया जा सके? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने क्रश का प्रपोजल 99 टाइम्स सबके सामने कौन रिजेक्ट करता है? और हर मुश्किल और परेशानी के वक्त अपने पसंद के इंसान को बार बार दुश्मनों की साइड में कौन खड़ा करता है? क्या ये प्यार है? मुझे तो लगता है कि ये बहुत गहरी नफरत है। मेरे ये ताने सुनकर लिन कैनियो का दिमाग सुन्न हो गया। उसने इन सब बातों को डिनाई करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक वर्ड नहीं बोल पाया। उसके मुंह से बस कुछ बेजान शब्द निकले। नहीं चेंजो, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरे आसपास के सब लोग ये बात जानते हैं। वो सब मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। जब मुझे ही ये बात नहीं पता थी तो तुम किसे पसंद करती हो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरे पर्सपेक्टिव से तुमने शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ जो यानशु को ही पसंद किया है। तुम उसी के पास जाओ और उसे अपने सच्चे प्यार के बारे में बताओ। अपने दिल की बातें उससे शेयर करो। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो और सच कहूं तो शुरू से लेकर आखिर तक तुम लोगों ने मुझे बहुत डिस्गस्टेड फील कराया है। मेरे चेहरे पर वो साफ दिखने वाली नफरत लिन कैनियो के बर्दाश्त के बाहर थी। उसकी बॉडी लगातार कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो जिद में अड़ी थी कि वो मुझे जाने नहीं देगी। मेरे पास उसके साथ बहस करने का पेशेंस नहीं था। मैंने सीधा अपना हाथ खींचा और मुड़कर जाने लगा। जैसे ही मेरे और उसके हाथ अलग हुए, उसे लगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसके दिल में एक बहुत तेज दर्द उठा। उसके अंदर की सारी एनर्जी एक पल में खत्म हो गई और वो लड़खड़ाने लगी जैसे अभी गिर पड़ेगी। मैंने उसे बहुत खूबसूरती से इग्नोर किया और हल्के कदमों से वापस क्राउड के बीच चला गया। मुझे लगा था कि सारी बातें क्लियर करने के बाद लिन कैनियो हार मान लेगी, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि इस इंसान के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। अगले कुछ महीनों तक मैं जब भी घर से बाहर निकलता वो मुझे 20 मीटर के अंदर ही दिख जाती थी। हर कुछ दिनों में वो कुछ ना कुछ चीजें लेकर मेरे सामने आ जाती और कहती कि वो मुझे प्रपोज कर रही है। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, मुझे तो काउंट भी याद नहीं रहा। उसकी इस पागलों वाली जिद पर मैंने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर मैं उसे इग्नोर कर सकता था तो इग्नोर कर देता, और जब हद पार हो जाती तो मैं पब्लिक न्यूसेंस के नाम पर उसे वहां से बाहर निकलवा देता। इन सब चीजों की वजह से पूरे स्कूल को लिन कैनियो नाम के इंसान के बारे में पता चल गया था। सबको पता था कि वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए वो जहां भी जाती लोग उस पर उंगलियां उठाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मेरी ही परछाई बनकर घूमती रही। उसे लगा कि अगर वो कोशिश करती रहेगी तो एक दिन वो मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन रियलिटी उसकी सोच से बहुत अलग। मैं उसके किसी भी एक्शन से इंप्रेस नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसके सामने दूसरी लड़कियों के प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर ली। लिन कैनियो के पास सिर्फ बेबस होकर मुझे आसपास की लड़कियों के करीब जाते देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। धीरे धीरे लिन कैनियो को मुझे हमेशा लड़कियों से घिरे देखने की आदत पड़ने लगी। उसे मानना ही पड़ा कि मैंने सही कहा था। मैं कभी भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं था। बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो एकदम सुन्न पड़ चुकी। मैं कितनी भी कड़वी बात कह दूं या उसे कैसी भी नफरत भरी नजर से देखूं, उसे अब दर्द फील होना बंद हो गया। वो गिनती करती रही 1 से लेकर 50 तक। सर्दियां बीत गईं, स्प्रिंग आ गया और फिर अर्ली समर आ गया। उसे लगा कि दिन ऐसे ही शांति से कटते रहेंगे, 50 से 100 तक और शायद 101वीं बार भी। लिन कैनियो ने कभी हार मानने का नहीं सोचा। जब उसे लगने लगा था कि वो सब कुछ नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकती है, मैं एक लड़की का हाथ पकड़े उसके सामने आ गया। मैंने हंसते हुए आसपास के लोगों को बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उस पर लिन कैनियो को लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सर पर गिर गया हो। उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया और सच जानने के लिए वो सीधा मेरे पास भागकर आने लगी। लेकिन वो मेरे पास पहुंच पाती उससे पहले ही पेट्रोलिंग कर रहे सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। लोगों की उस दीवार के पीछे से उसने अपनी लाल आंखों के साथ पूरी जान लगाकर पूछा, क्यों? मेरी नजरें बस 1 सेकंड के लिए उस पर रुकी और मैंने बहुत नॉर्मल टोन में कहा, मैं जवान हूं, मेरे पास पैसे हैं और बहुत सारा फ्री टाइम भी, तो मैं ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ डेट कर रहा हूं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्यार कोई बुरी चीज थोड़ी है। इस वजह से लिन कैनियो बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रही। वो बार में अकेले पीती रहती और हर रात पूरी तरह ड्रंक हो जाती। जब भी वो सुबह उठकर अपने आसपास के उस खालीपन को देखती तो वो खुद को उस दर्द में डूबने से रोक नहीं पाती। वो मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे ब्रेकअप करने की भीख मांगना चाहती, लेकिन जब भी वो मेरे पास आती और मुझे मेरी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े खुशी से हंसते हुए देखती तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बचती। आज आखिरकार लिन कैनियो वो सब फील कर पा रही थी जो मैंने फील किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उसने अपने फैमिली और फ्रेंड्स की कोई एडवाइस नहीं सुनी। वो एक प्रॉपर एंडिंग पाने की जिद में विदेश में ही रुक गई। गर्मियों की तपिश खत्म होते होते आखिरकार लिन कैनियो को मेरे ब्रेकअप की खबर मिल गई। वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, मुझे दिलासा देना चाहती, लेकिन फिर से सब कुछ उसकी उम्मीदों के उलट हुआ। मेरे चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं और मैं उसे उसी नजर से देख रहा था जैसे कुछ महीनों पहले देखता था। लिन कैनियो के चेहरे की स्माइल जम गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? मैंने एक बहुत पोलाइट स्माइल दी। हमने म्यूचुअली ब्रेकअप किया है, हम दोनों की मर्जी, इसमें क्या तकलीफ है? ये सुनकर लिन कैनियो का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी बात ने उसे चौंका
मौका दिया। और वैसे भी अगर मुझे कोई तकलीफ हुई भी होती तो वो उन 2 सालों की तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था? तो फिर यहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाकर फेक सिंपैथी क्यों दिखा रही? मेरी आखिरी बातों ने लिन कियान्यू को बेचैन कर दिया। वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं। मैं उन पुरानी बातों को एक्सप्लेन कर सकती। शेंचू बस करो, अब मुझे ये सब सुनकर इरिटेशन हो रही है। लिन कियान्यू, मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, ओके? अब मुझे तुम्हारी एक्टिंग देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो वापस चाइना जाओ और जोयांशु और अपनी उन सहेलियों को ढूंढो, ठीक है? वो लोग खुशी खुशी तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। शोर मत करो। मेरी इन बातों से लिन कियान्यू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने उसे धक्का देकर साइड किया और सीधा टीचिंग बिल्डिंग की तरफ चला गया। किंग ने आसपास के सब लोगों को मेरे नाम के लिए करेक्ट कर दिया था। अब सब मुझे मेरे इंग्लिश नाम से बुलाते थे। बहुत कम लोगों को पता था कि मैं ही वो लू छेंशु हूं जिसे प्रपोज किया जा रहा है। इस पॉइंट तक आते आते लिन कियान्यू के प्रपोज करने के सारे आइडियाज खत्म हो चुके थे। आखिरकार उसके पिछले 99 प्रपोजल्स मुझे हिला तक नहीं पाए थे। अब वो सच में बेबस हो चुकी थी। आखिर में एक दोस्त की एडवाइस पर उसे एक आइडिया आया। 100th प्रपोजल। उसने स्कूल के स्मॉल गार्डन को सिलेक्ट किया। उसने वहां एक बहुत बड़ा डोमिनो इफेक्ट सेटअप किया जिसमें हमारी पहली मुलाकात का सीन बना हुआ था। उसने पेड़ों पर बहुत सारी स्टार लाइट्स लगा दी और रात में गार्डन की कैंडल्स जलाकर मुझे पास्ट की यादों में ले जाने का प्लान बनाया। मुझे धोखे से वहां बुलाने के लिए लिन कियान्यू ने बहुत से लोगों की हेल्प ली और दर्जनों प्लान्स बनाए। इस बार वो मुझे पक्का यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे सच में मुझे देखकर लव एट फर्स्ट साइट हुआ था और अब उसे अपनी गलती का सच में बहुत पछतावा है। सब कुछ रेडी था, लेकिन जब तय किया हुआ टाइम आया मैं वहां नहीं पहुंचा। लिन कियान्यू पूरी तरह से पागल हो गई। उसने कार से हर वो जगह ढूंढी जहां मैं हो सकता था। 9 बजे का अलार्म बजा। वो अंधेरा गार्डन अचानक लाइट से जगमगा उठा। अनगिनत बलून्स हवा में उड़ने लगे। ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। हवा में एक रोमांटिक पियानो म्यूजिक गूंजने लगा और डोमिनोज के गिरने की वो लगातार टिक टिक आवाज आने लगी जो अपने आप स्टार्ट हो गए थे। हर सेकंड के साथ एक डोमिनो गिर रहा था। 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक ये चलता रहा और जैसे ही आखिरी डोमिनो गिरा सारी कैंडल्स जल उठी। लेकिन लिन कियान्यू को लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन इंटरनेशनल नंबर था, लेकिन कॉल पिक करते ही उसने तुरंत पहचान लिया कि लाइन के दूसरी तरफ मैं था। मैंने सुना है कि तुम आज रात अपना 100th प्रपोजल करने वाली हो। अफसोस कि मैं अभी चाइना में हूँ। आई एम रियली सॉरी। लिन कियान्यू ने अपने दिल के दर्द और उस बेचैनी को दबाया और ऐसा बिहेव किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। कोई बात नहीं, तुमने मुझे कॉल किया, मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं 101st और 102nd प्रपोजल भी तैयार कर सकती हूँ। उसकी आवाज में एक छुपी हुई उम्मीद थी, जैसे वो पहले ही ये सपना देख रही थी कि मैंने उसे माफ कर दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज तुम्हें सिर्फ 2 बातें बताने के लिए कॉल किया है। लिन कियान्यू का गला सूख गया और उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। पहली बात, मैं तुम्हें एहतियात के तौर पर बता दूं कि अभी सर्दियां चल रही हैं और हवा बहुत रूखी है। अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो गार्डन की वो सारी कैंडल्स जल्दी से बुझा देना। कहीं ऐसा ना हो कि